चलिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये हम IMCT 2023 का एग्जाम पेपर कर रहे हैं, फिजिक्स पोर्शन है। फर्स्ट क्वेश्चन है, इन अ रीजन पोटेंशियल इज रिप्रेजेंटेड बाय एक्स वाई और जेड एक्सिस में पोटेंशियल दे रखी है, एक्स वाई जेड में डिस्टेंस दे रखा है आपको 1 1 1, कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, चार्ज कितना है 2 कूलम। अब हमने एक रिलेशन किया था इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल ग्रेडियंट जिसको हम कह रहे थे, हाँ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट या पोटेंशियल ग्रेडियंट के नाम से इसको जानते हैं। तो E इज इक्वल टू dV ओवर dr। डिस्टेंस के साथ साथ जैसे हम डिस्टेंस इंक्रीज करते हैं पोटेंशियल, जैसे जैसे डिस्टेंस इंक्रीज करते हैं वैसे वैसे पोटेंशियल डिक्रीज होता रहता है। दिस इज द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। E इज इक्वल टू dV ओवर dr, माइनस साइन होता है वो डिक्रीज को बताता है। अब यहाँ पे हम x एक्सिस में पहले इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे x एक्सिस में, देन y में, देन z में, ठीक है। dr तो कितना होता जाएगा, x एक्सिस में भी 1 है, y में भी 1 है और z में भी है। अब x एक्सिस में क्या क्या है, पोटेंशियल 6x है और ये है, ठीक है 8x। 1 वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे, x की जगह वैल्यू 1 हो जाएगी और y की जगह भी 1, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो कोऑर्डिनेट्स की 1, कितना आया यहाँ से -2। अब ऐसे ही सेम हम y एक्सिस में निकालेंगे, y में क्या क्या आता है, ये आता है, ठीक है। वैल्यू हो गई इसकी 1, 8y की वैल्यू 1 हो गई, 8y में y कोऑर्डिनेट की वैल्यू 1 हो गई, यहां से आया 8 और यहां से भी आया 8 प्लस 6 है ना बेटे। यहां से क्या था 8y, यहां से -8y, ये माइनस का है ना, -8y प्लस 6, ठीक है। यहां से कितना हुआ -16 प्लस 6 -10। इसी तरीके से z एक्सिस में हम फाइंड करेंगे, z एक्सिस में कौन कौन सा है, सिर्फ ये है 6 आ जाएगा। अब हमारे पास x y और z एक्सिस में हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। हमने पोटेंशियल पर यूनिट डिस्टेंस के कोऑर्डिनेट्स हमें दे रखे हैं 1 1 1, इसलिए हमने जहां पे x था वहां पे 1 पुट कर दिया, y था वहां भी 1 पुट कर दिया, z था वहां भी 1 पुट कर दिया। उसके बाद हम रिजल्टेंट निकालते हैं। रिजल्टेंट हम कैसे निकालते हैं, किसी भी वेक्टर का, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अगर रिजल्टेंट a है तो √ax² प्लस ay² प्लस az²। तो इसी तरीके से रिजल्टेंट निकालेंगे -2² प्लस -10² प्लस 6², कितना आता है 4 प्लस 100 प्लस 36, कितना आया √140। अब ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का रिजल्टेंट है ना, रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड है। अगर हम यहां पे वैल्यू पुट करें, हमें फाइंड क्या करना है, इलेक्ट्रिक फोर्स फाइंड आउट करना है। जब हम हमेशा ये क्वेश्चन करते हैं या ये कंसेप्ट करते हैं कि व्हेन चार्ज इज पुट इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, तो उस पर फोर्स लगती है ड्यू टू एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, उसका फॉर्मूला क्या था, हाँ F इज इक्वल टू QE। अब हमें वही फोर्स निकालनी है, इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द चार्ज। चार्ज की वैल्यू भी दे रखी है 2 कूलम। तो फोर्स के लिए क्या करोगे, थैंक यू, फोर्स के लिए करेंगे हम F इज इक्वल टू QE। तो Q चार्ज कितना है हमारे पास 2 और मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज 140। F इज इक्वल टू 2 इंटू, इसको हम कर सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 35, तो यहां से 2 बाहर आ जाएगा। तो F इज इक्वल टू 4√35 न्यूटन। डी ऑप्शन इज अ करेक्ट आंसर। हो गया। ये इसके कोऑर्डिनेट्स पुट कर दिए ना v के, हाँ तो v के कोऑर्डिनेट्स पुट कर दिए और उनकी जगह डिस्टेंस की वैल्यू पुट कर दी।
वैसे करके देख लो, पर हमें अलग अलग कोऑर्डिनेट्स में निकालना पड़ेगा, वेक्टर क्वांटिटी है, फिर मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा। जिसमें एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस में सिर्फ वही लिए जिसमें एक्स है, वाई में वही लिया जिसमें वाई है, तो ये तीनों में एक साथ नहीं ले सकते। किसमें है? 6 में कहाँ है? इसमें ये रहा एक्स, हाँ वाई वाई बेसिक रहे, तो एक्स कोऑर्डिनेट्स भी तो हैं। हाँ ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखो, अ चार्ज पार्टिकल Q इज प्लेस्ड एट द कॉर्नर एट द सेंटर ऑफ क्यूब O, सेंटर में है, ऑफ लेंथ, लेंथ इसकी कितनी है, मतलब पूरा क्यूब ABCDEFGH, अनदर सेम चार्ज Q इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस L फ्रॉम द O, देन द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द ABCD इज। ये एक तरीके की डायपोल की तरह दिख रहा है ना। डायपोल के केस में नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होता है? 0, तो आंसर इज बी। ठीक है, हाँ सेम मतलब मैग्नीट्यूड सेम है, पर एक तरीके का डायपोल की तरह लग रहा है, एल डिस्टेंस अपार्ट है वो, सेम मैग्नीट्यूड में, सेम मैग्नीट्यूड में तो सेम ही होता है। नहीं मैग्नीट्यूड में सेम दे रखा है। अगर एक फेस पे करना चाहो, अगर एक ही चार्ज होता, सेंटर में है, एक फेस पे पूछा जाता, तो एक फेस पे कितना आता? हाँ ठीक है, एक फेस का पूछा जाता, तो फ्लक्स जो होता है फेस पे, एक फेस पे टोटल फिगर का फ्लक्स होता है फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। 6 फेसेस होते हैं, एक का पूछा जाता तो Q अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट होता। ठीक है, नेक्स्ट, ये हम बहुत ही बार कर चुके हैं, अभी हमने रिसेंटली किया था AC एंड EMI रेजोनेंट। मैंने कहा था रेजोनेंस, इलेक्ट्रिक रेजोनेंस से 3 से 4 क्वेश्चंस थे, खाली रेजोनेंस से। एट रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी द करंट एम्पलीट्यूड इन सीरीज LCR सर्किट इज। तो जो रेजोनेंट इलेक्ट्रिक रेजोनेंस होता है उसकी कंडीशन क्या है? नेट रिएक्टेंस बिकम 0। नेट रिएक्टेंस कितना होता है? हाँ नेट रिएक्टेंस becomes 0, that mean XL minus XC is equal to 0, यानी कि XL is equal to XC, फिर ओमेगा L is equal to 1 upon ओमेगा C। और क्या कंडीशन है? करंट बिकम्स मैक्सिमम। तो जब ये दोनों इक्वल हो गई, ठीक है, या दोनों का जो नेट होगा वो 0 हो गया, तो जो इंपीडेंस की कंडीशन होती है या फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? हाँ Z इज इक्वल टू रूट आर स्क्वायर प्लस XL माइनस XC टू द होल स्क्वायर। तो XL माइनस XC इज इक्वल टू 0 है, क्योंकि नेट रिएक्टेंस 0 है, तो ये टर्म 0 हो गई। तो Z इज इक्वल टू रूट से स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, Z इज इक्वल टू R। तो ये जो सर्किट है दैट बिहेव्स लाइक अ रेजिस्टिव सर्किट। ये सर्किट किसकी तरह बिहेव करेगा? हाँ गिराना देना इसको, किसकी तरह बिहेव करेगा ये सर्किट? हाँ, तो इसमें क्या पूछा गया है कि करंट क्या रहेगा? इसमें मैक्सिमम रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी, फटाफट पढ़ो बिना बोल ले। गुड। द प्राइमरी ओरिजिन ऑफ मैग्नेटिज्म लाइज इन। जब हमने अर्थ मैग्नेटिज्म किया था तो उसका कॉज किया था कि अर्थ का मैग्नेटिज्म, क्या कोई एक मैग्नेट दबी हुई है अर्थ के अंदर? नहीं ना। तो अर्थ के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड है, फील किया गया है, तो वो क्यों है? क्योंकि बहुत सारा चार्ज है, आयंस हैं अर्थ पे,
अर्थ जब रोटेट करती है, सारा चार्ज रोटेट करता है, मोल्टन आयरन है अर्थ की कोर में, है ना, तो चार्ज पूरा क्या करता है, स्पिन करता है अर्थ के साथ साथ, यानी कि मोशन में होता है, उसकी वजह से अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है। हमने एक कंसेप्ट किया था, व्हेन चार्ज इज एट रेस्ट इट प्रोड्यूसेस ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड, बट व्हेन चार्ज इज इन मोशन इट क्रिएट बोथ द फील्ड्स, इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस हो गया ना, क्योंकि जो चार्ज है वो किस में है, मोशन में है, तो ड्यू टू स्पिन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। पूरे उस पे होते हैं, हर जगह होते हैं, जहां जहां फील्ड अराउंड होता है। हाँ, जो लाइटनिंग है ये क्या है, डिस्चार्ज ही तो है, पर ये स्टैटिक है। पोटेंशियल जीरो है उसकी, इसीलिए करंट नहीं लगता। अर्थ अर्थिंग कहीं किसी अप्लायंस में एक्सेस जब चार्ज हो जाता है, स्टैटिक चार्ज हो जाता है, तो हम अर्थिंग कर देते हैं ताकि सारा चार्ज अर्थ में चला जाए। अर्थ इज अ ह्यूज कंडक्टर। कनेक्शन बनाना है वो तुम चेन भी यूज कर सकते हो, तुम खुद भी सर्किट कंप्लीट कर सकते हो, उसके थ्रू उसको टच कर लोगे तो तुम्हारे थ्रू नीचे अर्थ में जाएगा। तो कंडक्टर होना चाहिए, पूरा सर्किट कंप्लीट होना चाहिए, कोई इंसुलेटर बीच में नहीं होना चाहिए। हो गया फर्स्ट। तो इट इज ड्यू टू एटॉमिक करंट एंड इंट्रिंसिक स्पिन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, जो चार्ज है वो साथ साथ मूव करते हैं, जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड होता है। हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा साथ में रहेगा। An EMF is produced in a coil which is not connected to an external voltage source. क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। हमने EMI किया था। An EMF is produced in a coil. coil में EMF प्रोड्यूस हो रही है, इसका मतलब EMF कब प्रोड्यूस होती है, when there is change in magnetic flux या magnetic field, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड में चेंज होगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। हाँ, यस। तो एक्सटर्नल वोल्टेज सोर्स कनेक्ट नहीं है, इसका मतलब तुम करंट की डायरेक्शन चेंज नहीं कर सकते। तो करंट जो हमने 3 मेथड्स पढ़े थे EMI के, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के, या तो मैग्नेट का मोशन हो तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, या कॉइल मूव करे तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। हाँ, थर्ड हमने पढ़ा था करंट का मैग्नीट्यूड चेंज करके, टू चेंज द मैग्नीट्यूड ऑफ द करंट। अब वो वोल्टेज सोर्स तो है नहीं, तो करंट का मैग्नीट्यूड हम चेंज नहीं कर सकते, बची 2 चीजें। तो कौन कौन से केस में, ये जरूर ध्यान देना, बातें बच्चे इस नोट को नहीं देखते जल्दबाजी में। तो कौन सा नहीं है, द कोयल बीइंग इन अ टाइम वेराइंग मैग्नेटिक फील्ड, कोयल जो है वो पहले से ही टाइम वेराइंग मैग्नेटिक फील्ड में है, तो EMF इंड्यूस होगी, क्योंकि टाइम के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है, दैट मीन्स मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो EMF इंड्यूस होगी। दूसरे केस में कॉइल मूव कर रही है, एक चीज मूव करनी चाहिए ताकि मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो, ठीक है ना। तो यहां भी वेराइंग मैग्नेटिक फील्ड में कॉइल भी मूव कर रही है, तो भी EMF इंड्यूस होगी। थर्ड केस में कॉइल मूविंग है कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड में। अब हाँ, क्योंकि यहां पे कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड जरूर है लेकिन कॉइल मूव कर रही है, यहां पे ये मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट जरूर है लेकिन ये मूव कर रही है, जिसकी वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, EMF इंड्यूस होगी। किस केस में नहीं होगा, जब वेराइंग मैग्नेटिक फील्ड डजंट चेंज विद टाइम। अब मैग्नेटिक फील्ड भी नहीं चेंज हो रहा है, कॉइल भी स्टेशनरी है, ठीक है। तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना, समझ गए ना। तो ये चीज ध्यान से देखना, पहले क्वेश्चन को पढ़ना आसान है पर थोड़ा सा ध्यान से करने की जरूरत है, तुम्हें कंसेप्ट पता होना चाहिए। तो 40 मार्क्स तो आराम से तुम ला सकते हो, थोड़ा सा अगर ध्यान दो तो। एक आधे अगर न्यूमेरिकल्स जो थोड़े वैसे हैं उनको छोड़ दिया जाए तो।
डैश गिव्स द इंफॉर्मेशन ऑन द फील्ड स्ट्रेंथ एंड डायरेक्शन। मैं हमेशा बताती हूं कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है विच टेल्स द स्ट्रेंथ एंड इट्स डायरेक्शन एट अ पर्टिकुलर पॉइंट। इलेक्ट्रिक फील्ड या यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी होता, वो भी। इलेक्ट्रिक फील्ड वो स्पेस है जहां पे फोर्स एक्सपीरियंस हो रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वो क्वांटिटी है जो उसको रिप्रेजेंट करती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी टेल्स अबाउट द स्ट्रेंथ एंड इट्स डायरेक्शन एट अ पर्टिकुलर पॉइंट। निकालते हैं ना, इस P पॉइंट पे इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बताओ, है ना। एक वो क्वेश्चन भी करते हैं कि व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर क्लोजर, पास पास हैं, स्ट्रेंथ स्ट्रोंगर होगी। तो वो स्ट्रेंथ वहां पे उस पॉइंट पे कौन बता रहा है? यही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी तो बता रही है, ठीक है ना। तो सी ऑप्शन। नेक्स्ट, equipotential at a great distance from a collection of charges whose total sum is not zero are approximately। मैं हमेशा कहती हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, गॉस थ्योरम, ये इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में से। इक्विपोटेंशियल में से चीजें आती हैं और कुछ नहीं, इक्विपोटेंशियल में सिर्फ 4 ही बातें हैं। पोटेंशियल हर जगह कांस्टेंट रहती है, इनसाइड एंड सरफेस। पोटेंशियल डिफरेंस 0 होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड 0 होता है। वर्क डन ऑल्सो बिकम्स 0। अब एक और बात, इसके साथ में एक और बात बताई जाती है कि जो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस होते हैं ड्यू टू द पॉइंट चार्ज, हाँ नहीं, पॉइंट चार्ज की वजह से इक्विपोटेंशियल सरफेसेस ड्यू टू द पॉइंट चार्ज, पॉइंट चार्ज की वजह से जो शेप होती है वो कैसी होती है? कंसेंट्रिक सर्कल्स बनते हैं, मतलब एक तरीके से स्फेयर्स बनते जाते हैं इस तरीके से। याद है इक्विपोटेंशियल सरफेसेस का जब भी हम डायग्राम बनाते हैं इस तरीके से बनाते हैं पॉइंट चार्ज। तो यहां पे वही है कि इक्विपोटेंशियल सरफेसेस एट अ ग्रेट डिस्टेंस फ्रॉम अ कलेक्शन ऑफ चार्जेस। हम स्टार्स का करते हैं, स्टार्स बहुत दूर हैं, दे एक्ट एज अ पॉइंट चार्ज। अर्थ पूरे गैलेक्सी में एक्ट्स एज अ पॉइंट मास, है ना। तो बहुत सारे चार्जेस बट बहुत दूर हैं सरफेस से, तो दे एक्ट एज पॉइंट चार्ज या पॉइंट सोर्स ऑफ चार्ज। तो पॉइंट चार्ज के केस में कैसे होता है सरफेस? इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कैसे होते हैं? कंसेंट्रिक सर्कल्स होते हैं, ठीक है, या हम क्या कह सकते हैं उनको? स्फेयर्स होते हैं। समझ गए ना? जब बहुत सारे चार्जेस हैं वो एक साथ और बहुत दूर है तो पॉइंट सोर्स हो गए। तो पॉइंट सोर्स के केस में क्या होता है? स्फेरिकल होता है, ठीक है ना। उनकी वजह से जो सरफेस बन रहा है वो कंसेंट्रिक सर्कल्स हैं, तो वो स्फेयर हुआ। हाँ, लीनियर की वजह से सिलेंड्रिकल, ठीक है। हाँ, ये ऑप्शन आएगा इसका, स्फेयर्स। अगर लीनियर सोर्स होगा तो सिलेंड्रिकल बनेगा, पॉइंट होगा तो स्फेरिकल या कंसेंट्रिक सर्कल्स। नेक्स्ट देखो, द परमेबिलिटी ऑफ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस। हमने एमईसी, हाँ एमईसी किया था, तो 3 टाइप के मैग्नेटिक मटेरियल्स किए थे, डायामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक। उसमें मैंने कहा था प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें से परमेबिलिटी, ससेप्टिबिलिटी, कौन कब अट्रैक्ट करता है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में, कौन रिपेल करता है, कौन किस डायरेक्शन में अपने आप को अलाइन करता है, ये सब प्रॉपर्टी की थी। तो डायामैग्नेटिक की क्या थी परमेबिलिटी? बहुत स्मॉल। परमेबिलिटी इज दैट प्रॉपर्टी विच टेल्स अबाउट द मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ ए सब्सटेंस, कौन कितना मैग्नेटिक है। डायामैग्नेटिक में हमने देखा था परमेबिलिटी बहुत कम थी, स्मॉल थी, लेस देन यूनिटी थी, 1 से कम थी ना उसकी वैल्यू। ससेप्टिबिलिटी भी उसकी कम होती है क्योंकि मैग्नेटिक बिहेवियर कम शो करता है डायामैग्नेटिक। तो पैरामैग्नेटिक क्या आएगा? स्मॉल तो है बट मोर देन यूनिटी।
डायामैग्नेटिक की परमिएबिलिटी लेस देन 1, यहां पे पैरामैग्नेटिक की ग्रेटर देन 1 और फेरोमैग्नेटिक की मच ग्रेटर देन 1। ये हमने काउट में भी क्वेश्चन किया था, याद है? 100 या थाउजेंड्स में होती है फेरोमैग्नेटिक की ससेप्टिव ये परमिएबिलिटी, याद है? तो स्मॉल बट मोर देन यूनिटी। ये क्वेश्चन तुम करो। अभी हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी में किया था ये क्वेश्चन। 3 तरीके की पावर की थी, रेटेड या वेटेज पावर, दूसरा पावर कंज्यूम्ड या पावर डेसिपेटेड, और थर्ड था इफेक्टिव पावर इन सीरीज या पैरेलल कॉम्बिनेशन। वेटेज पावर जो होती है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस वेदर इट इज सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन। पावर डेसिपेटेड या पावर कंज्यूम्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर इन सीरीज कॉम्बिनेशन एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। और इफेक्टिव पावर में क्या था? सीरीज में 1/P1 प्लस 1/P2 और पैरेलल में P1 प्लस P2। सेम क्वेश्चन देखोगे, सीरीज में भी पूछ रखा और पैरेलल में भी पूछ रखा, सेम अभी आगे भी आएगा। तो इफेक्टिव पावर इन केस ऑफ पैरेलल, तो पैरेलल में क्या होता है? P1 प्लस P2। बट जो आंसर IMCT ने कंसीडर कर रखा है दोनों का सेम ही कर रखा है, क्योंकि जहां से लिया होगा वो सेम आंसर है। तो ये चीजें हैं कुछ कुछ। तो क्या आएगा इसका? 60 प्लस, वही तो मैं कह रही हूं। हाँ, आगे देखोगे उसका भी वही है, पर वो सीरीज कॉम्बिनेशन है। मैं वही तो बात कह रही हूं। तो इसका आएगा 100 वोल्ट। कई बार वो जहां से उठाते हैं वहां पे जो आंसर होता है वो उसी को कंसीडर कर लेते हैं। जैसे MSc में भी तुम लोगों ने देखा होगा, किया था एक्सपीरियंस। हाँ, तो उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट वेरीज एज R नोट, समथिंग की पावर नोट इज इक्वल टू 1। इसका मतलब कौन सी ऐसी इन चारों ऑप्शंस में से ऐसा फॉर्मूला है जहां पे R की पावर नोट यानी कि 0 हो, दैट इज इक्वल टू 1 हो, जिसमें R हो ही नहीं। अगर इलेक्ट्रिक डायपोल का देखोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल के 2 केसेस थे, एक्सियल और इक्वेटोरियल। दोनों में ही अपॉन R³ से वेरी कर रही थी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। हाँ, वेरी गुड। एक पॉइंट चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या था? KQ अपॉन R²। यहां वेरी कर रही है 1/R² से। प्लेन शीट, हाँ, हम गॉस थ्योरम के 3 एप्लीकेशंस करते हैं। एक तो स्फेरिकल कंडक्टिंग स्फेयर या स्फेरिकल कंडक्टर, उसके भी 3 केसेस करते हैं आउटसाइड द स्फेयर, इनसाइड द स्फेयर एंड एट द सरफेस ऑफ द स्फेयर, है ना? ध्यान से सुनो, ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। और कई बार ऐसा होता है कि जो पिछले साल का पेपर था उसमें से ही 3-4 क्वेश्चन उठा के आगे वाले में डाल दिए जाते हैं। जैसे ये वाला जो क्वेश्चन है ये 2022 में भी था, सेम क्वेश्चन, ठीक है? तो इनफाइनाइट प्लेन शीट में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होती है? E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो इसमें ये R के अकॉर्डिंग वेरी नहीं कर रहा ना, इसमें R नहीं है ना। और इनफाइनाइट लेंथ जो दैट इज ऑल्सो एन एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम। हाँ, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R। ये यहां पे इंटेंसिटी वेरी कर रही है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, यहां पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R², यहां पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R³। तो किसमें R नॉट से वेरी कर रही है? प्लेन शीट के केस में। अंडरस्टैंड ना? इसीलिए कहती हूं कि लास्ट फॉर्मूला जरूरी है। अभी पावर का हमने 1 शॉट किया था, करंट इलेक्ट्रिसिटी का वहां से क्वेश्चन है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से किया था वहां से भी क्वेश्चन है, इसलिए क्विक रिवीजन कर लो, बहुत जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट मैग्नेटिक मोनोपोल? मोनोपोल का मतलब होता है एक वन पोल। देखो मैग्नेटिक मोनोपोल एग्जिस्ट, क्या मोनोपोल मतलब एक ही पोल एग्जिस्ट करता है? अगर हम पूरी मैग्नेट को कट कर दें, क्या नॉर्थ पोल और साउथ पोल अलग अलग हो जाएंगे? नहीं। जब हमने एमईसी किया था, मैग्नेटिज्म वाला पार्ट जब किया था, तो हमने प्रॉपर्टीज में ये बात की थी, मैग्नेट की प्रॉपर्टीज में, दैट मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट। मैग्नेट को कितने ही पार्ट्स में कट कर लो, हमेशा नॉर्थ पोल नॉर्थ साउथ साथ साथ रहेंगे, मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करता। तो ये तो गलत हो गया है ना, हो गया ना रॉन्ग। मैग्नेटिक मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट, ये सही है। मैग्नेटिक मोनोपोल्स हैव ए कांस्टेंट वैल्यू ऑफ मोनोपोल मोमेंटम, ये भी गलत है। मोनोपोल मोमेंटम इंक्रीजेस टू एन इंक्रीज इन इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द फील्ड। तो विच वन इज करेक्ट? हाँ, मोनोपोल के बारे में क्या बात सही है? मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करते, समझ गए? हाँ, वेरी गुड। अंशवीर के 50 के 50 आने हैं। द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड, कंपोनेंट्स की बात की थी एमईसी में, मैग्नेटिक इंक्लिनेशन, मैग्नेटिक डिक्लिनेशन और हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट। तो वहां से देखो, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड जो बीवी है, दैट इज इक्वल टू √3 टाइम्स ऑफ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट BH। BV इज इक्वल टू √3 ऑफ BH। एंगल ऑफ डिप फाइंड आउट करना है, तो एंगल हम कैसे निकालते हैं? टेंजेंट बीटा या टेंजेंट फाई इज इक्वल टू कितना होता है? वर्टिकल कंपोनेंट ओवर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, है ना। तो यहां से फाई कितना आ जाएगा? फाई इज इक्वल टू 10 इनवर्स ऑफ, अब BV को क्या लिख सकते हो? √3 BH ओवर BH, BH से BH कैंसिल आउट हो गया, तो फाई इज इक्वल टू 10 इनवर्स ऑफ √3। तो 10 इनवर्स ऑफ √3 कितना होगा? 60 डिग्री, ठीक है। सी ऑप्शन। जल्दी जल्दी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। है नेक्स्ट, इफ एन ऑब्जेक्ट if an object is positively charged, theoretically the mass of object, जब भी हम cause की बात करते हैं, the cause of charging, चार्ज क्यों एक्वायर होता है किसी भी एक ऑब्जेक्ट पे, तो दैट इज ड्यू टू द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, है ना। इलेक्ट्रॉन्स एक उससे दूसरे में ट्रांसफर होते हैं, ठीक है। तो क्या होता है? रिमूव आउट, ट्रांसफर की वजह से होता है, इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होते हैं वन एटम से दूसरे एटम में। तो जब इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो रहे हैं, मान लो सोडियम और Na और Cl का केस लें, तो सोडियम के पास 1 एक्सेस इलेक्ट्रॉन है, वो लूज करेगा, तो उसने जब एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तो क्या वो दैट बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज। अगर हम NaCl की बात करें तो Na का 11 होता है, 1 फ्री इलेक्ट्रॉन से इसकी आउटर मोस्ट शेल में, तो ये लूज कर देगा एक इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन वहां चला गया, इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन रह गए, 11 प्रोटॉन रह गए, इट बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज बाय 1। क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा, इट बिकम्स नेगेटिवली चार्ज। हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में किया था कि जब कोई लूज करता है, कोई ऑब्जेक्ट या कोई एटम जब इलेक्ट्रॉन्स लूज करता है, इट बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज, और जो गेन करता है इट बिकम्स नेगेटिवली चार्ज। तो ये जब ट्रांसफर हो रहा है इलेक्ट्रॉन्स का फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम, क्या मास में भी कोई चेंज आता है? आता है। जब एक जगह पे 3 बच्चे हैं, एक जगह पे 1 बच्चा है, अगर मैं 2 बच्चों को, जहां पे 3 बच्चे हैं वहां से 2 बच्चों को उठाकर दूसरे में रख दूंगी,
तो जहां पे 3 बच्चे थे अब 1 रह गया, क्या वहां के टोटल ओवरऑल मास में कोई चेंज नहीं आएगा? आएगा, ठीक है। हाँ, तो अगर वो पॉजिटिवली चार्ज है दैट मीन्स इट लूज इलेक्ट्रॉन्स, वो तभी हुआ है। कार्तिक चैन नहीं है कार्तिक को, तो इट लूज इलेक्ट्रॉन्स, इट बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स लूज हुए हैं, गए हैं यहां से, तो मास क्या हो जाएगा? डिक्रीज। तो डिक्रीज स्लाइटली बाय अ फैक्टर ऑफ कितना? जितना उसका मास होगा एक इलेक्ट्रॉन का, 2 गए होंगे तो मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो, तो उतने ही फैक्टर से जितने इलेक्ट्रॉन्स लूज हुए हैं। 1 इलेक्ट्रॉन लूज हुआ है तो इतने से मास डिक्रीज हो जाएगा, 2 होंगे तो 2 मल्टीप्लाई दिस कर दो, 3 होंगे तो 3 मल्टीप्लाई बाय दिस, ठीक है ना। तो डिक्रीज स्लाइटली बाय अ फैक्टर ऑफ 9.1 into 10 raised to the power minus 31 kg. This is the mass of an electron, and charge on electron is 1.6 into 10 raised to the power minus 19 coulomb. ये मैग्नीट्यूड हो गया, और नेगेटिव उसकी पोलैरिटी। पोलैरिटी का मतलब समझते हो? हाँ, नेगेटिव पॉजिटिव। चलो देखो, पढ़ो पहले। असर्शन, 2 स्टेटमेंट्स दे रखी, असर्शन एंड रीजन। असर्शन क्या है? अ कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू अ डायरेक्ट करंट सोर्स। जब हमने एसी किया था तो हमने ये किया था कि डीसी से कनेक्ट करोगे तो क्या होगा? एसी। हाँ, ये प्रॉपर्टी करी थी, बहुत सारे स्टूडेंट्स से सुनी भी थी ये प्रॉपर्टी। तो डीसी करंट से कनेक्ट है कैपेसिटर, इट्स रिएक्टेंस, हाँ, कैपेसिटर की वजह से जो रिएक्टेंस होता है दैट इज एक्सी। एक्सी इज इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा सी। ये इनफाइनाइट है, तो ये इनफाइनाइट कब होता है? हाँ, डीसी के केस में डायरेक्ट करंट होता है, कोई मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा, इसका मतलब जो फ्रीक्वेंसी है वो 0 होती है, डीसी की फ्रीक्वेंसी 0 होती है। तो ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ, या फ्रीक्वेंसी को हम न्यू से भी रिप्रेजेंट करते हैं, 2 पाई न्यू। तो यहां पे अगर हम पुट करेंगे 1 अपॉन 2 पाई एफ सी, तो अगर ये टर्म 0 है, ये फ्रीक्वेंसी 0 है, तो यहां पे जो एक्सी है, अगर ये चीज 0 होगी तो एक्सी क्या आया? इनफाइनाइट। इसका मतलब ये जो स्टेटमेंट है दैट इज ट्रू, ठीक है ना। तो बात क्या थी, यहां से क्या निकल के आई? दैट कैपेसिटर ब्लॉक्स डीसी, जबकि इंडक्टर ब्लॉक नहीं करता, ठीक है। इंडक्टर डीसी के लिए 0 रिएक्टेंस रखता है, मतलब फुली पास होने देता है डीसी को, बट कैपेसिटर ब्लॉक्स डीसी। कैपेसिटर सिर्फ एसी पे वर्क करता है। नेक्स्ट रीजन क्या है? रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटर इज गिवन बाय एक्सी इज इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा सी। तो यही से तो निकाला है हमने, तो बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू, करेक्ट, एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, ठीक है। तो ऑप्शन ए आएगा। ठीक है। The unit of electric dipole moment is, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट होता है P, P इज इक्वल टू Q इंटू 2A या 2L, जिससे भी रिप्रेजेंट करना चाहो। तो या तो होती है इसकी यूनिट होगी कूलम मीटर, या फिर होगी डीबी। न्यूटन होती है फोर्स की, कूलम होती है चार्ज की, कैपेसिटेंस की, और ये होगी इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। इसीलिए कह रही थी एसआई यूनिट, और वो स्केलर है या वेक्टर है या उसका डायमेंशनल फॉर्मूला, ये टर्म्स में आनी चाहिए। ये देखो सेम क्वेश्चन, वहां पे पैरेलल था, यहां पे सीरीज है। यशपाल तुम इसका भी देखोगे, इसका भी वही आएगा।
तो द इफेक्टिव वेटेज 60 watt and 40 watt lamps are connected in series. 24 आएगा 100. चलिए देखिए, तो इफेक्टिव पावर का भी हमने किया था. सीरीज में इफेक्टिव पावर का फॉर्मूला होता है 1/P1 + 1/P2 और पैरेलल में डायरेक्टली ऐड हो जाते हैं. तो इससे पहले जो क्वेश्चन था उसमें हमने डायरेक्टली ऐड कर दिया था, 100 वॉट आया था क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन था. सीरीज में आ जाएगा 1/P1 + 1/. मुझे जरा सा भी कोई हिलता नहीं नजर. तो 1/60 + 1/40 कितना आएगा यहां से? 24 ऊपर आ गया 4 40 + 60 100/2400 1/24. रेसिप्रोकल करना मत भूलना. 24 वॉट ए ऑप्शन. ठीक है, ठीक है ना. इसलिए पावर का जो कंसेप्ट था वो बहुत इंपॉर्टेंट था. सीरीज और पैरेलल दोनों ही एक में ही पूछ लिए. A capacitor has capacitance C, reactance X. If capacitance and frequency becomes double, then reactance will be. Frequency मतलब यहां पे बात हो रही है फ्रीक्वेंसी की, यानी कि x c = 1/ωc. और ओमेगा को हम क्या लिख सकते हैं? अभी हमने किया था 2πfc. क्वेश्चन में कह रहा है अगर कैपेसिटेंस और फ्रीक्वेंसी को डबल कर दिया जाए, यानी कि 2π तो कांस्टेंट है ना, इसको यहां से हटा दो. फ्रीक्वेंसी को भी डबल कर दिया, कैपेसिटेंस को भी डबल कर दिया, तो पहले के कंपैरिजन में कितना हो जाएगा? x/4 हो जाएगा. इसलिए फॉर्मूला आना जरूरी है प्रणय. ठीक है ना. तो ये जरूर पूछा जाता है कहीं ना कहीं. फोर्स पूछ लेंगे कि डिस्टेंस को डबल कर दिया या चार्ज को डबल कर दिया. 2022 में इस तरह के क्वेश्चन थे कि फोर्स है जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है F = K Q1 Q2/r². डिस्टेंस को डबल कर दिया और दोनों चार्जेस को डबल कर दिया. अब फोर्स बताओ क्यों? क्योंकि डिस्टेंस 1/2 करोगे, ट्वाइस हो रहा है ना. हाँ ठीक है, कैंसिल आउट हो जाए, नो इफेक्ट. अगर उसको हाफ कर दिया जाए डिस्टेंस को तो 1/2, तो 4 टाइम्स आ जाएगा ऊपर जाके. तो वो देख लेना. इसलिए लास्ट एक्सप्रेशन, लास्ट फॉर्मूला, फाइनल जो फॉर्मूला है वो तुम्हें याद रहना बहुत इंपॉर्टेंट है. गुड. अंशवीर को सारा आता है. गुड. चार्ज इज द प्रॉपर्टी एसोसिएटेड विद द मैटर ड्यू टू विच इट प्रोड्यूसेस एंड एक्सपीरियंसेस. जब हम स्टार्ट करते हैं फिजिक्स, सबसे पहला इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर आता है. इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में सबसे पहले ही हम चार्ज पढ़ते हैं. उसके बाद, और वैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब ही है चार्ज, द स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट. जब चार्ज रेस्ट पे होता है इट प्रोड्यूसेस ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड. व्हेन चार्ज इज इन मोशन इट प्रोड्यूसेस बोथ द फील्ड्स, इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड. तो इसका मतलब चार्ज वो प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से दोनों ही फोर्सेस एक्सपीरियंस की जाती हैं. अगर वो रेस्ट में है तो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, अगर वो मोशन में है तो दोनों ही फील्ड होंगे. और एक फील्ड से किसी की गर्दन काटी जा सकती है. वैसे दोनों सही हो सकता है. ठीक है. तो बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट्स. इसीलिए जब चार्ज मोशन में होता है तो जो फोर्स होती है, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों फोर्सेस होती हैं, और उस फोर्स को हम कहते क्या है? हाँ, लॉरेंट फोर्स कहते हैं. F = QE भी होता है प्लस
क्यू वे भी साइन थीटा भी होता है। अगर 90 डिग्री पे है तो मैक्सिमम फोर्स लगेगी, मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है ना। तो दोनों अगर फील्ड है तो उनका सम क्या कहलाता है, लॉरेंट फोर्स। ये भी आ सकता है, पिछली बार 2022 में ये पूछा गया था लॉरेंट फोर्स का। तो ठीक है ना, सी ऑप्शन होगा इसका। Given below are two statements labeled as assertion and reason. Assertion क्या है, we cannot think a magnetic field configuration with 3 poles. क्या मैग्नेट के 3 पोल्स होते हैं? वैसे तो नहीं होते हैं। हाँ ठीक है, तो असर्शन क्या कह रहा है, पर ये देखो ध्यान से पढ़ना इसको, वी कैन नॉट थिंक अ मैग्नेटिक फील्ड कॉन्फ़िगरेशन विद 3 पोल्स। हम नहीं सोच सकते 3 पोल्स के बारे में, तो सही है, असर्शन सही है, ठीक है। रीजन क्या है, अ बार मैग्नेट डज नॉट एक्सर्ट अ टॉर्क ऑन इटसेल्फ ड्यू टू इट्स ओन फील्ड। टॉर्क हमेशा कैसे होता है, किसी डायपोल को पुट कर दिया एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो बार मैग्नेट मैग्नेटिक डायपोल की तरह बिहेव करती है। एक साइड नॉर्थ पोल होता है, एक साइड साउथ पोल होता है, दे हैव सेपरेटेड बाय सम स्मॉल डिस्टेंस, तो वो खुद डायपोल है। पर वो डायपोल है, वो उसको उसके ही मैग्नेटिक फील्ड में पुट कर दिया तो क्या टॉर्क जनरेट होगा, नहीं जनरेट होता। उस डायपोल को दूसरे फील्ड में पुट करना जरूरी है। तो असर्शन ठीक है। रीजन में अ बार मैग्नेट डज नॉट एक्सर्ट, तो एक बार मैग्नेट जो मैग्नेटिक डायपोल की तरह बिहेव कर रही है, अपने ही मैग्नेटिक फील्ड में वो टॉर्क एक्सपीरियंस नहीं करेगी। टॉर्क इज दैट फिजिकल क्वांटिटी विच रोटेट्स द डायपोल अबाउट इट्स एक्सिस व्हेन इट इज पुट इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो दूसरा कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड होना चाहिए, इसलिए रीजन क्या है, हाँ बार मिनट, हाँ डज एक्सर्ट अ टॉर्क ऑन इटसेल्फ, गलत हो गया ये तो। डज एक्सर्ट टॉर्क ऑन इटसेल्फ ड्यू टू इट्स ओन फील्ड। एक मिनट, बार मैग्नेट है, टॉर्क की तरह बिहेव कर रही है, पर फील्ड है, फील्ड तो उसको मिल रहा है ना, तो यहां पे वो टॉर्क जनरेट करेगी। हाँ पर डज एक्सर्ट से टॉर्क है, डज नॉट नहीं है, ठीक है, डज एक्सर्ट है, ठीक है, पर इसमें टॉर्क जनरेट होगा क्योंकि वो मैग्नेटिक फील्ड तो उसको मिल रहा है, खुद वो मैग्नेटिक डायपोल की तरह बिहेव कर रही है, मैग्नेटिक फील्ड उसको मिल रहा है, तो टॉर्क जनरेट होगा इस केस में, ठीक है ये। बट इन दोनों का आपस में कोई रिलेशन नहीं है। यहां पे मोनोपोल्स की बात हो रही है और यहां पे टॉर्क की बात हो रही है, तो दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। बट देना मुझे किसी का जूता वूता निकाल के, बाहर निकाल इनको। हुआ बेटे, रीजन फॉल्स होगा। हाँ रीजन, वैसे तो रीजन करेक्ट है, बट एक्सप्लेनेशन मतलब इन दोनों का कुछ लिंक नहीं है। असर्शन इज नॉट द रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन ए। हाँ मैग्नेट जो है ना वो टॉर्क एक्सर्ट नहीं करता, वो खुद से करेगा बेटे, हाँ रोटेट करेगा वो। बार मैग्नेट है, अपना मैग्नेटिक फील्ड वो क्रिएट कर रही है, ठीक है।
मैग्नेटाइज खुद का फील्ड होगा तो वो करेगा बेटा रोटेट। ड्यू टू इट्स ऑन फील्ड, ड्यू के फल से होगा उसका। अगर उसको किसी भी और फील्ड में या एक्सटर्नल फील्ड में रखते हैं तो श्योरली टॉर्क जनरेट होता है। ऑन फील्ड में नहीं होगा, ठीक है, तो सी आएगा फिर यहां पे, ठीक है, सी करो फिर तुम, ठीक है, अपने में नहीं करेगा फिर वो, क्योंकि जब हम बार मैग्नेट को रखते हैं, मैग्नेटाइज तो वो वैसे होती है, तो रोटेट थोड़ा करती है, सिर्फ उसको फ्रीली सस्पेंड करते हो तो नॉर्थ पॉइंट डायरेक्शन की तरफ तो पॉइंट आउट करती है, लेकिन उसके अलावा और कहीं नहीं जाती है, ठीक है ना। चलो ठीक है, मूव बन। द प्रॉपर्टी विच डिफरेंशिएट्स टू काइंड्स ऑफ चार्जेस, तो चार्ज की हम प्रॉपर्टी करते हैं, एक तो पोलैरिटी, दूसरा मैग्नीट्यूड, ठीक है, मैग्नीट्यूड तो वो नंबर, और पोलैरिटी मतलब पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस, एक तरीके से टाइप्स, तो टाइप्स को हम पोलैरिटी भी कह सकते हैं। तो वो क्या होगी जो डिफरेंशिएट कर रही है, क्योंकि देखो मैग्नीट्यूड सेम हो सकता है लेकिन पोलैरिटी दोनों की, दो चार्जेस हैं, अलग अलग पोलैरिटी होगी, ठीक है, तो इक्वलिटी ऑफ चार्ज, पोलैरिटी ऑफ चार्ज या फ्रैक्शन ऑफ चार्ज, तो कौन सी प्रॉपर्टी दो अलग अलग चार्जेस को डिफरेंशिएट करेगी, पोलैरिटी। दो डिफरेंट चार्जेस मतलब एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, तो वो कहलाएगी पोलैरिटी, ठीक है। एट रेजोनेंस, तो जब हमने EMI किया था, अभी भी किया था कंसेप्ट ये वाला रेजोनेंस वाला, तो वहां पे देखा था नेट रिएक्टेंस इज इक्वल टू 0, XL माइनस XC इज इक्वल टू 0, करंट बिकम्स मैक्सिमम व्हेन Z बिकम्स मिनिमम, जब इंपीडेंस कितना हो जाता है, मिनिमम, ठीक है, मिनिमम हो जाता है, क्योंकि जो XL और XC है उनका जो सम था दैट इज इक्वल टू 0, या डिफरेंस XL माइनस XC इज इक्वल टू 0 हो गया, रिएक्टेंस है ही नहीं सर्किट में, है ना टिया, तो वहां से वो रेजिस्टिव सर्किट की तरह बिहेव करेगा। तो यहां से 2-3 क्वेश्चन आ गए हैं, एक फ्रीक्वेंसी वाला था XL, DC वाला था, 4-5 क्वेश्चन हो चुके हैं AC में से। वैसे यहां पे ये गिवन नहीं है कि वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात कर रहा है या मैग्नेटिक फ्लक्स की कर रहा है, बट गिवन ऑप्शंस में से वेबर, अगर ये मैग्नेटिक फ्लक्स की बात है, हाँ ठीक है, अगर मैग्नेटिक फील्ड की बात करता तो SI यूनिट टेस्ला और CGS गॉस होती, ठीक है, ओम SI यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, इसलिए यूनिट्स पे 2 क्वेश्चन हो गए। Which of the following property shows the property of ferromagnetic substances? हाँ सुनो, ferromagnetic substances are strongly magnetized in the external magnetic field, मैग्नेटाइज हो जाते हैं बहुत इजीली इन द सेम डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, वो सॉरी मैग्नेटिक फील्ड सेम डायरेक्शन में अलाइन होते हैं। दूसरा, परमेबिलिटी बहुत हाई होती है, ससेप्टिबिलिटी बहुत हाई होती है, एंड दे शो इनवर्स रिलेशन, देयर ससेप्टिबिलिटी शोज इनवर्स रिलेशन विद टेम्परेचर, जो क्यूरी लॉ था, ससेप्टिबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। हाँ, पैरामैग्नेट्स को फेरोमैग्नेट्स में और फेरोमैग्नेट्स को पैरा में चेंज किया जा सकता है बाय चेंजिंग द टेम्परेचर। अगर ये ग्राफ याद रखो, अगर ये चीज भूल भी जाओ तो बिटवीन ससेप्टिबिलिटी एंड टेम्परेचर,
इस तरीके से ग्राफ होता है। अगर टेम्परेचर कम है ससेप्टिबिलिटी हाई होगी। ससेप्टिबिलिटी मतलब मैग्नेटिक बिहेवियर, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड या नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग थ्रू द गिवन एरिया वो ज्यादा होगा। तो फेरोमैग्नेट्स कम टेम्परेचर पे ससेप्टिबिलिटी हाई शो करती हैं। जैसे आप टेम्परेचर फेरोमैग्नेट्स का इंक्रीज करते हो देयर ससेप्टिबिलिटी डिक्रीजेस। तो अगर फेरोमैग्नेट्स हैं उनका टेम्परेचर बढ़ा दिया मतलब उनको हीट कर दिया तो वो पैरा में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, समझ गए? हाँ, डी होगा। डाया में तो चांस ही नहीं है। डाया का मतलब तो है रिपेल करने लग जाएंगे। सिर्फ होता है पैरा और डाया, इसका पैरा और फेरो का। तो फेरोमैग्नेट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, ये बात है डिपेंड करती है पर यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, ये रिलेशन नहीं दिया गया। ये बात वैसे सही है। द मैग्नेटिक प्रॉपर्टी डज नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर, ये गलत है। कुछ चीजें ऐसी हैं, जैसे अभी हमने वो क्वेश्चन किया था बार मैग्नेट वाला, उसमें गड़बड़ है। एक हमने सीरीज पैरेलल वाला किया था इफेक्टिव पावर वाला, उसमें भी गड़बड़ है। वो पैरेलल में उन्होंने वो सेम ऑप्शन मान रखा 24 वोल्ट, सीरीज में भी सेम, पैरेलल में भी सेम। हाँ सही है, हम गलत नहीं कह रहे इसको, लेकिन ये देखो एग्जैक्ट देखो, एट हाई एनफ टेम्परेचर फेरोमैग्नेट्स, डायामैग्नेट तो कभी नहीं बनेंगे वो। हाँ पैरो बन सकते हैं। लो टेम्परेचर फेरोमैग्नेट्स बिकम्स पैरामैग्नेट, नहीं लो टेम्परेचर पे नहीं होगा, हाई पे होगा। तो फर्स्ट ऑप्शन आएगा। जीरो नहीं होगी। अगर कंडक्टर्स की बात कर रहे हो तो विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर रेजिस्टेंस डिक्रीजेज। इंक्रीज होगा। कौन? बिल्कुल ही डाया नहीं बनेंगे, रिपेल तो कभी नहीं करेंगे, फीबली अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो पैरा में कन्वर्ट हो सकते हैं, डाया में कभी कन्वर्ट नहीं होंगे। इसमें भी कहीं ना कहीं है। हाँ ठीक है। वैसे डी ऑप्शन हो सकता है। लो टेम्परेचर फेरोमैग्नेट्स बिकम पैरामैग्नेटिक। नहीं गड़बड़ है। लो टेम्परेचर पे तो पैरामैग्नेटिक फेरो में कन्वर्ट हो सकते हैं। नहीं, उसमें ऑप्शन ए ही आएगा। पर आईएमयूसिटी मतलब आईएमयू ने माना ये ऑप्शन है डी, माना डी है उन्होंने। नेक्स्ट देखो, एन एलसीआर सीरीज सर्किट कनेक्टेड टू अ सोर्स ई एट रेजोनेंस। ये फिर रेजोनेंस का आ गया। रेजोनेंस से 5-6 क्वेश्चन आ गए। देन द वोल्टेज अक्रॉस। हाँ अभी हमने बात की कि नेट रिएक्टेंस रेजोनेंस में 0 हो जाता है। अब नेट रिएक्टेंस 0 हो गया, इसका मतलब Z इज इक्वल टू √R²। जो सर्किट है दैट बिहेव्स लाइक अ रेजिस्टिव सर्किट। तो वो जो वोल्टेज होगी सिर्फ किसके अक्रॉस होगी? R के अक्रॉस होगी। तो वोल्टेज अक्रॉस R इज इक्वल टू द अप्लाइड वोल्टेज, क्योंकि वहां पे तो 0 हो गया वो, तो सिर्फ वो रेजिस्टिव सर्किट की तरह बिहेव करेगा। तो जो वोल्टेज होगी वो किसके इक्वल होगी? सिर्फ R के अक्रॉस जो वोल्टेज है VR के इक्वल होगी ना। जब हम RLC सर्किट में नेट वोल्टेज निकालते हैं तो क्या करते हैं? V इज इक्वल टू √VR² प्लस VL माइनस VC होल स्क्वायर, यही करते हैं ना। अब ये नेट, क्योंकि रिएक्टेंस 0 हो गया तो ये टर्म खत्म हो गई,
तो V इज इक्वल टू, ये स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, जो अप्लाइड वोल्टेज है दैट इज इक्वल टू रेजिस्टिव वोल्टेज, वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर. समथिंग इज गोइंग टू हैपन. चलिए, द चार्ज फ्लोइंग इन अ कंडक्टर वेरीज विद टाइम. चार्ज वेरी कर रहा है टाइम के साथ. क्यों? कि कुछ ना कुछ वैल्यू दे रखी है. अल्फा बीटा गामा आर पॉजिटिव कॉन्स्टेंट्स. देन द इनिशियल करंट, ये जो इनिशियल करंट है ये हमें फाइंड आउट करना है. हम करंट की दो टाइप्स करते हैं, एवरेज करंट एंड इंस्टेंटेनियस करंट. तो क्या करते हैं, I इज इक्वल टू dq by dt करते हैं. रेट ऑफ फ्लो ऑफ द चार्जेस थ्रू अ कंडक्टर इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट. तो सिर्फ इनिशियल का फाइंड करना है, इनिशियल करंट फाइंड करना है. तो जो इनिशियल वैल्यू है सिर्फ उसको डिफरेंशिएट करेंगे चार्ज की विद रिस्पेक्ट टू टाइम. तो कितना आएगा, अल्फा टी डी अपॉन डी टी. डिफरेंशिएशन में पावर आगे मल्टीप्लाई हो जाती है और फिर वहां से 1 माइनस होता है. ठीक है, तो यहां पे कितना आ जाएगा, I इज इक्वल टू, सिर्फ इनिशियल उसने पूछा है. हाँ इक्वेशन है, पर सिर्फ उसने इनिशियल वैल्यू के बारे में पूछा है, बाकी का पूछा ही नहीं है. लिमिट्स कहाँ हैं? हाँ, लेकिन जो चीजें गिवन है उसके हिसाब से बता रहे. वैसे तो पूरा होना चाहिए, लेकिन पूरे का करके देखो क्या इन गिवन ऑप्शंस में से कुछ है. या तो वो टाइम दें, टाइम की तुम्हें वैल्यूज बताएं. अगर उन्होंने इनिशियल पूछा है दैट मीन्स वो सिर्फ इसके हिसाब से पूछ रहे हैं. फाइनल पूछता तो फिर पूरे को करते, पूरे को करते फिर. ठीक है. गिवन ऑप्शंस के हिसाब से बेटे. अब जो उन्होंने पूछ रखा है, जैसा पूछ रखा है वैसा आपको आंसर करना पड़ेगा. तो ए ऑप्शन होगा यहां से. A positive charge, yes Aman, tell me. A positively charged particle is released from rest in uniform electric field. The electric potential energy of the charge. पॉजिटिव चार्ज को पहले तो मुझे ये बताओ, एक पॉजिटिव चार्ज है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में पुट किया है, क्या उस पर कुछ फोर्स लगेगी आयुष? फोर्स लगेगी उस पर. व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर दैट फोर्स? QVB. QV, मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रही हूं, वो मैग्नेटिक फील्ड बता रहा है. हाँ जी, QE. ठीक है, तो उस पर फोर्स लगेगी F इज इक्वल टू QE. अब पूछ रहे पोटेंशियल एनर्जी के बारे में. तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में किया था, K Q1 Q2 अपॉन R. स्क्वायर कह दिया तो वो फोर्स हो जाएगी. तो रेस्ट से अब उस पर फोर्स लग रही है, वो कहां मूव करेगा? पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, नेगेटिव चार्ज की तरफ जाएगा. सेम डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, सेम डायरेक्शन में मूव करेगा. ठीक है, अब सेम डायरेक्शन मूव करेगा, इसका मतलब दूर जा रहा है, डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है, तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी. ठीक है ना, हो गया. तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीजेस बिकॉज द चार्ज मूव्स अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड. बीके, व्हाट हैपन? नहीं, तुम देखना एक बार, दोबारा देखना, देख. ठीक है,
डन। हाँ यस यस धनुष। A parallel plate air capacitor is charged to a potential difference of V volts। पहले उसको चार्ज किया गया, फिर उसको डिस्कनेक्ट कर दिया गया बैटरी से, एंड द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर इज इंक्रीज्ड यूजिंग एन इंसुलेटिंग हैंडल। एज ए रिजल्ट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स इंक्रीज या डिक्रीज, डिक्रीज या इंक्रीज, पर उसको वो कर दिया गया है, डिस्चार्ज कर दिया गया है। किस चीज का? बैटरी से। ये 3-4 स्टेटमेंट्स होती हैं कि बैटरी से कनेक्ट कर दिया या डिसकनेक्ट कर दिया तो किस पे क्या इफेक्ट होगा। हाँ, और डिक्रीज होगी। हाँ ठीक है ना। तो ये डिपेंड करता है कि बैटरी कनेक्ट है या डिसकनेक्ट है। ठीक है, तो ये कुछ टर्म्स हैं कि बैटरी से कनेक्ट या डिसकनेक्ट करते हो तो कौन सी चीज इंक्रीज होगी, कौन सी डिक्रीज होगी, पोटेंशियल, चार्ज, एनर्जी। ठीक है, तो क्या आएगा? डिक्रीजेस। ये क्वेश्चन तो मुझे कहने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये क्वेश्चन तो रट ही जाना चाहिए। ठीक है, इतनी बार बताया जा चुका है ये क्वेश्चन तो, कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ स्फेरिकल शेल और यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी है, मतलब चार्ज हर एक पॉइंट पे क्या है? यूनिफॉर्म है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर या होलो कंडक्टर या इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस। अमन तुम बाहर जाओ, चलो जाओ फिर। अगर कंडक्टर्स की बात कर रहे हो तो मोस्ट ऑफ कंडक्टर्स आर, जनरली कंडक्टर्स आर इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ स्फेरिकल शेल या होलो कंडक्टर या इक्वी पोटेंशियल सरफेस, इलेक्ट्रिक फील्ड बिकम्स जीरो। तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। नेक्स्ट, द डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। हाँ, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी यानी कि फ्लक्स पर यूनिट एरिया। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड जैसी डायमेंशंस होंगी तो डेंसिटी वही होगी। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी मतलब फ्लक्स पर यूनिट एरिया। और फ्लक्स क्या होता है? ये होगी फ्लक्स पर यूनिट एरिया। फ्लक्स होता है B डॉट A, तो A से A कैंसिल आउट हो गया, तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी होगी एक तरीके से, उसी को मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी कहते हैं। B की डायमेंशंस कैसे निकालोगे? तुम कहां से निकाल सकते हो? F इज इक्वल टू क्यू VB से, है ना। तो B का कैसे निकाल सकते हो? F अपॉन क्यू V, M1 L1 T माइनस 2, चार्ज का होता है AT, LT माइनस 1 हो गया, MT A माइनस 1 हो गया, ऊपर जाके M1 हो गया, और T माइनस 2 कैसे हुआ? T माइनस 3 हुआ। अच्छा, ये कैंसिल आउट हो गया। ठीक है ठीक है ठीक है। MT माइनस 2 A माइनस 1। ये हो गया D ऑप्शन।
विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लो वैल्यू इन फेराइट्स, फेरोमैग्नेट्स, आयरन, कोबाल्ट एंड निकेल। तो आयरन की बात कर लो, तो आयरन के केस में विच हैज लो वैल्यू, किस चीज की लो वैल्यू होती है? मतलब तीनों ले सकते हो, आयरन भी, कोबाल्ट भी, निकल भी। क्या चीज की वैल्यू लो होती है? देखो परमेबिलिटी सबसे ज्यादा है उनकी, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी सबसे ज्यादा होती है, कंडक्टिविटी भी ज्यादा होती है, पर सबसे लो वैल्यू पूछा है ना, तो कंडक्टिविटी आएगा, क्योंकि सबसे ज्यादा कंडक्टिविटी नहीं होती। बेस्ट कंडक्टर इज सिल्वर, ठीक है। सबकी लो, ये ऑप्शन तो वैसे ही नहीं होगा, ठीक है। तो क्या आएगा यहां पे? कंडक्टिविटी। कि कंडक्टिविटी की इन तीनों में से, गिवन ऑप्शंस में से देखा जाए तो सबसे कम वैल्यू किस प्रॉपर्टी की है? कंडक्टिविटी की। बेस्ट कंडक्टर नहीं है वो, पर परमेबिलिटी सबसे हाई है, ये मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी सबसे हाई है, ठीक है। तो ए ऑप्शन आएगा यहां पे। हो गया? नेक्स्ट ऑप्शन, नेक्स्ट क्वेश्चन। Two small spheres carrying a charge Q are placed r meters apart. If one of the spheres is taken around the other one in a circular path of radius r. दो स्फेयर्स हैं, Q चार्ज है उनके ऊपर, r डिस्टेंस दूर है एक दूसरे से। अगर एक स्फेयर को राउंड में ले जाया जाए दूसरे के, एक यहां है, एक यहां है, इसको इसके अराउंड राउंड में ले जाया जाए, तो वर्क डन बता दो। मैंने 1000 बार ये बात बताई है, जब भी कोई चीज सर्कुलर पाथ में घूमती है, हम हमेशा एग्जाम्पल लेते हैं अर्थ का, मून का, सैटेलाइट का। ये चीजें सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रही हैं किसी दूसरी चीज के अराउंड, तो इनका वर्क डन कितना होगा? 0। करते हैं ना हमेशा बात। इनमें से कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं? कुछ कुछ। हम्म, 50 में से, और इसमें चलिए साढ़े 4 हो रहे, क्लास भी है। चलो ये लास्ट क्वेश्चन है जो हम करते हैं, इसके बाद मेरी क्लास। RT is equal to R naught 1 plus alpha delta T. The temperature coefficient of resistance of a wire is इतना डिग्री सेल्सियस at 27 degree Celsius. Its resistance is 1 ohm. The temperature of the wire at which resistance becomes 2 ohm. करो। जब हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी किया था, टेम्परेचर कोफिशिएंट देखा था, कंडक्टर्स का पॉजिटिव होता है, सेमी कंडक्टर्स इंसुलेटर्स का नेगेटिव होता है, तो वो फॉर्मूला क्या था? RT इज इक्वल टू R नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। तो यहां पे RT यानी कि वो गिवन टेम्परेचर, ठीक है, ये हो गया अल्फा, और टेम्परेचर कितना गिवन है तुम्हें? एक 27 है, एक फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। तो T1 गिवन है तुम्हें 27 डिग्री सेल्सियस, T2 तुम्हें फाइंड करना है जो R1 है। R1 कितना दे रखा है? 1 ओम, और R2 कितना है? 2 ओम। तो R1 रेजिस्टेंस पे, मतलब 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे T1 पे कितना है रेजिस्टेंस? 1 ओम। और R2 2 ओम जब रेजिस्टेंस हो गया, उस पे टेम्परेचर पूछा है T2। तो सारी वैल्यूज पुट कर दो और फाइंड करो जल्दी। अल्फा दे रखा है इतना, फिर बताऊंगी इसमें क्या गड़बड़ है। ये रिलेशन होगा तो 2 हो जाएगा ये R2, R1 इनिशियल होता है R0 1 प्लस अल्फा तुम्हें गिवन है
डेल्टा टी, T2 माइनस T1, तो यहां से आ जाएगा T2 तुम्हें निकालना है, T1 है 27। हाँ बस स्टार्ट कर दो, आ रही हूं। ठीक है, इसको जब सॉल्व करोगे इसमें एक मिस्टेक है। अभी देखते उसको। यहां पे दो ऑप्शंस हो सकते हैं। एक ध्यान से देखोगे 854 डिग्री सेल्सियस है, इसी को जब केल्विन में कन्वर्ट करोगे तो कितना ऐड करोगे? 273। इसमें 273 ऐड करो, कितना आता है? जल्दी ऐड करो। दोनों ऑप्शंस दे रखे हैं, ये केल्विन में, ये डिग्री सेल्सियस में, दोनों ही ऑप्शन हो सकते हैं। अगर डिग्री सेल्सियस में निकालोगे तो 854, केल्विन में निकालोगे तो 1127, दोनों सही हैं। उनके हिसाब से पता नहीं क्या है, उनके हिसाब से भी है, पर वैसे देखा जाए तो इन टर्म्स को SI यूनिट में निकालोगे तो वो करेक्ट है, अगर दोनों ही चीजें दे रखी हैं तो इसलिए कुछ कुछ मिस्टेक्स हैं। 3-4 क्वेश्चंस ऐसे हैं, ठीक है ना, वो कुछ और मानते हैं, वो जहां से उठा रहे होते हैं वहां पे वो ऑप्शन होता है, तो वो उसको कंसीडर कर लेते हैं। तो यहां पे दोनों ऑप्शंस हो सकते हैं, 854 डिग्री सेल्सियस भी और 1127 केल्विन भी, क्योंकि सेम ही है दोनों। हो गया? बाकी जो रह गए हैं वो हम नेक्स्ट में डिस्कस करेंगे।